तो मैं ये पूछना चाहूँगी आप सब क्या-क्या जानते हैं आईटीआर के बारे में? एक छोटा इंट्रो पहले आईटीआर के बारे में ले लेते हैं। आईटीआर क्या है? आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो कि हम फाइल करते हैं व्हेन वी आर हमारे बैंक में कोई पेमेंट्स आ रही हैं या फिर हम सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं यानी कि जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं जिसके बेसिस पे हमारी सेल हो रही है। ये सारी जब इनकम यानी कि पूरा मेन अगर देखा जाए तो सोर्स ये होता है कि इनकम अगर आपकी किसी भी तरीके से यानी कि रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम या फिर कोई भी इनकम जो कि आपकी आ रही है, तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी एक सीमा दी गई है। अगर आपकी सपोज़िटली 2.5 लाख से भी इनकम कम है, तो फिर आप एक बार के लिए अपनी आईटीआर फाइल करना रोक सकते हैं या फिर आप नहीं भी फाइल करेंगे तो डिपार्टमेंट आपको किसी भी एंगल से नहीं चेज़ कर सकता। लेकिन अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर है, तो फिर आपकी इनकम को आपको आईटीआर में रिपोर्ट करना है, टैक्स नहीं देना, रिपोर्ट करना है, ठीक है? तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है, टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो कंप्यूटेशन अगर आप प्रॉपरली करेंगे, तभी पता चलेगा कि आपकी इनकम पर टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है? अब आ जाते हैं आईटीआर। अब पहले आज के सेशन में हम समझेंगे आईटीआर 1 कैसे फाइल होती है। आईटीआर 1 कौन-कौन फाइल कर सकता है? इस बार डिपार्टमेंट ने बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया है कि आईटीआर 1 कौन फाइल करेगा और आईटीआर 2 कौन फाइल करेगा और आईटीआर 3 कौन फाइल करेगा और आईटीआर 4 कौन फाइल करेगा। आईटीआर 1 की ड्यू डेट 31 जुलाई ही है, ठीक है? आज हम आईटीआर 1 पे ही फोकस करेंगे, आईटीआर 2 पे हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में फोकस, ठीक है? अब आईटीआर 1 में ज्यादातर जो इंडिविजुअल जिनकी सैलरीड इनकम है वो फाइल करते हैं। चलो ये सब तो आपको हमारे आईटीआर 1 प्रॉपर इसमें क्या है, कौन 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 है जो फाइल कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन नॉन एलिजिबल है या फिर आईटीआर में क्या-क्या इनकम है जो शो करनी है आईटीआर 1 में। इसके लिए हमारी ऑलरेडी वीडियो पोर्टल पे है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। उसमें आपको डिटेल्ड मिलेगी डिटेल्स कि भाई किसको आईटीआर 1 फाइल करनी चाहिए और किसको आईटीआर 2। आज हम समझेंगे कि पोर्टल पे किस तरीके से फाइल करते हैं, ठीक है? लेट्स डायरेक्टली कम ऑन द पोर्टल। ये देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलता होगा आईटीआर का पोर्टल यानी कि जब भी अगर आप इनकम टैक्स .gov ई फाइलिंग पे अगर जाते हैं ई पोर्टल .incometax.gov.in इस पे लॉगिन पे जाते हैं जब आप तो आपको एक पैन यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है और फिर पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास ये रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है यू डू नॉट हैव एनी अकाउंट तो आप सीधे के सीधे रजिस्टर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अपनी पैन की डिटेल्स आप डालेंगे और फिर कंटिन्यू करके अपनी कुछ डिटेल्स जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और अगर सपोजिटली मैरिड है तो हस्बैंड नेम, ठीक है? और अगर लेडीज का छोड़ते हैं तो वो भी अपने जो भी मेल हैं वो अपना फादर का नेम डाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है आप जब यहाँ पे डालेंगे और एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको तैयार रखनी है। ये आप डालेंगे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, फिर आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब इनकम टैक्स कौन से ईयर की हम फाइल कर रहे हैं? देखिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है, ठीक है? लेकिन वो जो एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है कब से? वो एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 26-27 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से
1 अप्रैल 31 मार्च 2027 तक का जो ईयर है, उसमें एप्लीकेबल है वो। तो अभी तो उसकी फाइलिंग हो नहीं रही, तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? अभी आपको नए एक्ट के बारे में नहीं समझना, हम आपको नए एक्ट के बारे में नहीं बताएँगे क्योंकि अगर आप बताया, तो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा आपके लिए। आपको अभी पुराने एक्ट में ही रहना है, ठीक है? उसी के हिसाब से जैसी फाइलिंग होनी है, उसी के हिसाब से होगा। फॉर्म भी वही चूज़ करेंगे और सेक्शंस भी वही चूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो साल शुरू हुआ था और 31 मार्च 2026 को जो खत्म हो गया है, उसकी हम इनकम टैक्स की रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। सपोज़िटली अगर आपकी इनकम 1 अप्रैल 2026 से आई है या उसके बाद आई है, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर में ध्यान देना है। इस ईयर में कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि फाइल कैसे करें? आपके लिए डिपार्टमेंट ने बहुत ही ईज़ी कर दिया है। आप फाइल यहीं से ही कर सकते हैं। फाइल योर इनकम टैक्स ईयर 31st मार्च 2026 लिख भी दिया डिपार्टमेंट ने। असेसमेंट ईयर लिखा है, अभी लास्ट ईयर तक असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था और इसी हिसाब से असेसमेंट ईयर का मतलब है जिस ईयर में हम असेस करते हैं और फाइल करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये असेसमेंट ईयर एक ईयर अहेड होता है, यानी कि अगर आपका ईयर 25-26 था, तो इसके बाद का ईयर क्या हुआ? 26-27 ठीक है? तो इसीलिए इसी असेसमेंट ईयर में हम फाइल करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपके लिए ये ऑप्शन सही है, आप इसे नोट करके रख लीजिए कि अगर आपको किसी की भी फाइल करनी है, इसी में फाइल करें। अगर आप बिल्कुल ही समझ लीजिए आपको नॉलेज बेसिक की बहुत कम है, तो फिर आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए और इसी हिसाब से फाइल कीजिएगा, तो आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी, ठीक है? अब आइए यहाँ पे ये है फाइल नाउ का ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिया गया है करंट ईयर 2026 असेसमेंट ईयर एवाई एवाई का मतलब है असेसमेंट ईयर। अभी आपको हर जगह असेसमेंट ईयर का ही ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसी को ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है? ऑनलाइन मोड से ही बात समझ लेते हैं। ऑफलाइन वाले में आपको इसकी यूटिलिटी डाउनलोड करनी है बस और ओपन करेंगे तो बिल्कुल ऑनलाइन वाला ही फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने ऑनलाइन समझ लिया, तो आपने ऑफलाइन भी समझ लिया। फिर वहाँ पे बस वैलिडेट का एक ऑप्शन आता है, उस वैलिडेट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, तो बस आपके पास एक एक्सएमएल फाइल जनरेट हो जाएगी, जिसको आप जब ऑफलाइन में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा इस तरीके से अटैच फाइल जेसन का, ठीक है? तो ये जेसन फाइल जैसे ही आप अटैच कर देंगे, आपकी आगे फाइलिंग के लिए बढ़ जाएगी। आप ट्राई भी कर सकते हैं, जो आपकी इनकम टैक्स की यूटिलिटी है, वो आपको डाउनलोड ऑप्शंस में मिल जाएगी, वो भी पोर्टल में ऊपर ही, ठीक है? अब आ जाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले में हम फिर से वही करेंगे 2026 27 ठीक है? ये हम क्लिक कर लेंगे। आपको क्लियरली अगर ना दिख रहा हो, तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बता दें कि भई आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है या आपको वॉइस में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो ज़रूर बता दें, ठीक है? ऑनलाइन जाएँगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एनी चेंज द प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन विल टेक 30 मिनट्स टू रिफ्रेश। पहले ये इन्फॉर्मेशंस नहीं आती थी पोर्टल पे। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाकर यहाँ पे कोई भी डिटेल्स आपकी जो आपकी सही नहीं डाली थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आप डाल सकते हैं, ठीक? ये अगर आप वहाँ ऑनलाइन पोर्टल से मतलब डैशबोर्ड से ना जाना चाहें, तो ई फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, ठीक है? कुछ और पार्टिसिपेंट्स उन्होंने अभी-अभी जॉइन किया है, तो उनके लिए भी एक बार अगर कुछ करना है, तो मैं अभी आई थिंक सभी ने जॉइन कर लिया है। हमने ऑलरेडी आप सबके लिए लेट ही स्टार्ट किया था, फिर भी आप सब जो हैं अ, 11 बजे तक 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 11 बजे
अगर रिकैप कर दूं तो आईटीआर फाइलिंग बस अभी स्टार्ट ही हुई है और पोर्टल पे हम अब ऑनलाइन वाले सिखा रहे हैं, मतलब बताना शुरू कर चुके हैं कि आईटीआर में ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, आपको ये दिख रहा होगा ई फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, फिर फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपने करंट असेसमेंट ईयर ही चूज करना है 26, 27। फिर आपने ऑफलाइन भी चूज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी। ऑफलाइन मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी है इनकम टैक्स पोर्टल से, फिर उसमें ही सेम ऑनलाइन वाला फॉर्म ऑन हो जाएगा, उसे फिल करके वैलिडेट करके जेसन डाउनलोड कर लीजिए और जेसन अपलोड कर दीजिए। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शन सेम है इसमें, दोनों ही में, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। ठीक है, ऑनलाइन वाले मोड में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने पहले ही कोई सेव ड्राफ्ट कर रखा है तो वो यहाँ ऊपर शो हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फाइलिंग। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर्स, आपका स्टेटस क्या है? स्टेटस यानी कि आप कौन फाइल कर रहे हो, आप एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या अदर्स। ठीक है, अगर आप एचयूएफ हो तो एचयूएफ पे क्लिक करोगे, अगर आप अदर्स हो तो अदर्स। अदर्स कौन कौन होते हैं? एलएलपी, आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, कंपनीज और लोकल अथॉरिटी। अभी हम आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल क्लिक कर रहे हैं। आज हम इंडिविजुअल आईटीआर फाइलिंग के लिए ही एक मतलब आए हैं, तो इंडिविजुअल आईटीआर फाइलिंग ही समझेंगे आज। ठीक है, अब इसके बाद हमें आईटीआर 1 चूज करना है, फिर इसके बाद प्रोसीड टू आईटीआर 1। इसके लिए डिपार्टमेंट ने डिस्क्लेमर भी दे दिया है कि कौन कौन वो लोग हैं जो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप यहां पर भी देखकर समझ सकते हैं, यानी कि फॉर द इंडिविजुअल्स रेजिडेंट अदर देन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। कैटेगरीज बहुत तरह की होती है, नॉन रेजिडेंट भी होते हैं और ऑर्डिनरीली, नॉट ऑर्डिनरीली, मतलब ऑर्डिनरीली रेजिडेंट तो मतलब रेजिडेंट हो गया, और एनओआर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और एक हो गया नॉन रेजिडेंट। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है। तो यहां पे सिर्फ रेजिडेंट की बात की गई है डिपार्टमेंट ने। ठीक है, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs और हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, other sources, long-term capital gain under section 112A up to 1.25 lakhs and agricultural income up to rupees 5,000। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर दे दिया है डिपार्टमेंट ने कि अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो आप क्या फाइल करेंगे, मतलब किस किस को फाइल करनी चाहिए और किसको नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे कि फॉर्म कैसा होगा। ठीक है, आप सबने पढ़ा इसे आराम से। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है। अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से अबव है तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन करना है। अगर आप फाइल कर रहे हैं रिटर्न ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो द मेंशन कंडीशंस, ठीक है, यानी कि डिपॉजिटेड अमाउंट आपकी एग्री या फिर एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 CR इज 1 और मोर इन करेंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब पहले क्या होता था, आप लोग बैंक सिर्फ एक ही शेयर कर देते थे कि भाई मेरा तो यही है, और फिर मैं सेविंग अगर आईटीआर फाइल कर रहा हूँ इंडिविजुअल आईटीआर, तो मेरे करेंट अकाउंट का क्या लेना देना। तो डिपार्टमेंट ने इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर आपके नाम पे बैंक अकाउंट्स हैं
ठीक है, और करंट अकाउंट्स है। और उसके अंदर अगर आप डिपॉजिट्स रखते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स, बिजनेस नहीं कर रहे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपके एक्सीडिंग 1 सीआर से ऊपर, ठीक है, अगर आपका डिपॉजिट मेंटेन्ड है सारे अकाउंटों को मिला के, एक अकाउंट नहीं, ठीक है, तो फिर आपको आईटीआर फाइल करनी है। तो उस केस में अगर आप मतलब फॉल होते हो तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। अगर सपोजिटली अगर आप सपोज कीजिए आपका एक्सपेंडिचर है, आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आप कहते हो मैं इनकम नहीं कमा रहा, लेकिन आप बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हो, फॉरेन जा रहे हो और 2 लाख से ऊपर खर्चे कर रहे हो और कहते हो कि मेरी तो इनकम ही नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भाई, आईटीआर फाइल कीजिए। ठीक है, अगर आपका एक्सपेंडिचर 1 लाख से ऊपर है किस पे, आप पकड़े गए भाई इलेक्ट्रिसिटी पे। आप खेती बाड़ी करते हो, इनकम कमाते हो, सब चीज करते हो, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप कहते हो मेरा इनकम में मतलब पूरे बिजनेस में लॉस हो गया, बट आपने या फिर आपकी कोई इनकम ही नहीं है, खेत को रेंट पे देते हो, सब चीज करते हो, बट कहते हो मेरी इनकम ही नहीं है टैक्सेबल, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 1 लाख रुपए की कंजम्पशन कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी एक ईयर में, ठीक है, तो भी आपको गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है आईटीआर फाइल करना। ठीक है, और अगर आपको प्रेस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज 4 7th प्रोविजो ऑफ 139(1), ये भी हमारी डिटेल्ड आईटीआर 1 में पूरी डिटेल समझाई गई है, उसमें आपको देख लेना है तो पता चल जाएगा। अगर आप इसमें फॉल करते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आप अदर्स किसी और रीजन से फाइल कर रहे हो, वॉलेंटरीली कर रहे हो, तो आप ये अदर्स क्लिक कर लीजिए, आप फाइल कर सकते हैं। अभी हमारी टैक्सेबल इनकम, हम सोचते हैं कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल है और हमारी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अबव है, तो हम इसे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। पहली बात तो आपको एआईएस टीआईएस जरूर ध्यान देना है। एआईएस टीआईएस कहां से डाउनलोड होंगे, एआईएस टीआईएस यहाँ पे क्लिक करने से आप पोर्टल पे चले जाएंगे और वहां पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 दिया है, ये जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके क्या क्या इनकम्स आ रहे हैं और किन किन पे आपको रिपोर्ट करना चाहिए और किन पे नहीं। इसके लिए भी हमारी डिटेल्ड वीडियो है एआईएस और टीआईएस पे, जिसमें आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि एआईएस टीआईएस पे कितनी तरीके की इनकम होती है जिस पे आपको टैक्स देना चाहिए और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको एस्केप करना है, उन पे कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी। बट हाँ, आपको डिटेल्स पहले से तैयार कर लेनी है। अगर डिपार्टमेंट आपको पूछता है तो आपको वो चीजें तैयार रखनी है और देनी है। ठीक है, पहली डिटेल कुछ भी नहीं है, पहले ऑप्शन में आपको सिर्फ आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा गया है, तो आप क्लिक करेंगे। ये ऑलरेडी जो प्रोफाइल में आपने जो हमें पहले ब्लिंक आ रहा था ना, वो इसीलिए आ रहा था कि अगर आप पहले ही भर लेंगे तो आपका आईटीआर जल्दी फिल हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कोई भी डिटेल्स है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की, वो आप फिल कर लेंगे यहाँ पे जाके, नेम, फादर नेम और पर्सनल नंबर आपका, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, सेकेंडरी एड्रेस देना चाहे तो वो कर लीजिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कहीं आप पेंशनर तो नहीं, पेंशनर हैं तो फिर कौन से वाले हैं। ठीक है, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट है तो अदर चूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको ये चूज करना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कौन सी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। देखो 139(1) क्या है वो समझ लो बस, रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट। आप जब तक ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, तो 139(1). इसके बाद जब भी आप मिस कर जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। एक है ड्यू डेट के बाद अगर फाइल करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, जैसे अगर आपने किसी का बर्थडे है, डेट पे अगर बोल रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, लेकिन अगर आफ्टर द जब बर्थडे का डेट निकल जाती है तब बोलते हैं तो बिलेटेड बोलते हैं। तो उसी तरीके से जब रिटर्न की ड्यू डेट निकल जाती है तो बिलेटेड रिटर्न होती है आफ्टर द ड्यू डेट।
तो फिर आपको 139(4) क्लिक करना है। अगर आप अपनी ITR 1 फाइल कर चुके हैं 139 सबसेक्शन 1 में और फिर आपको कुछ गलतियाँ मिली, तो आप 139(5) के अंदर फाइल करेंगे रिवाइज़ रिटर्न, ठीक है? अगर आपके सारे ऑप्शंस बिलेटेड रिटर्न के भी टाइमलाइन जा चुकी है, तो फिर आप फाइल करेंगे ITR न्यू, ठीक है? अब इसके बाद आ जाते हैं न्यू रेज़ीम या ओल्ड रेज़ीम। देखो गवर्नमेंट पहले बोलती थी 115 बीएसी, अब गवर्नमेंट ने बाकायदा बोल्ड लेटर्स में लिख दिया है, आर यू ऑप्टिंग फॉर ओल्ड रेज़ीम, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू रेज़ीम। अब ओल्ड करनी है या न्यू, ये हमने ऑलरेडी डाल दी है इसमें वीडियो, उसे ध्यान से देखें और समझ लें कि आपको चूज़ उस पे एनालाइज़ कर लें उस वीडियो के साथ देखकर कि भई आपको ओल्ड रेज़ीम में जाना है या न्यू। वैसे अगर समराइज़ वे में बोले तो ओल्ड रेज़ीम में जब आपके पास डिडक्शंस बहुत हैं, तो आप ओल्ड रेज़ीम में जाइए और डिडक्शंस कम है तो न्यू रेज़ीम में जाइए, ठीक है? आगे आ जाते हैं, इसके बाद अब इसमें कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, आप कुछ और न्यू रेज़ीम अगर कोई और बाकी डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स आप फिल कर दीजिए यहाँ पे। बैंक डिटेल्स अब एक और इम्पोर्टेंट वैलिडेट होना चाहिए आपका अकाउंट। अगर वैलिडेट नहीं है और नॉमिनेटेड फॉर रिफंड नहीं है और सपोज़िटली आपका टीडीएस कोई जमा है और आप उसका रिफंड लेना चाहते हैं, तो वो रिफंड नहीं ले पाएँगे फिर, ठीक है? तो इसीलिए ये वैलिडेट होना कंपल्सरी। इसे कन्फर्म करके हम आगे बढ़ जाएँगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि मेरी सैलरी का इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है और मेरी अदर सोर्सेस इनकम क्या है और फॉर रिपोर्टिंग द पर्पस एंड इनकम ऑन व्हिच टैक्स इज पेएबल एग्जम्प्टेड इनकम, यानी कि अ, हम रिपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि पेंशन फॉर एन एग्जांपल, ज़्यादातर कई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं या जो भी, उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, बट रिपोर्ट करनी होती है। तो वो इस सेक्शन में करेंगे, ठीक है? और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, टोटल सेल कंसीडरेशन आपको डालनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस डालनी है और फिर इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है? कैपिटल गेन में ग्रैंडफादर रूल को ज़रूर ध्यान देना है, लेकिन फिर भी नॉर्मल अगर आपका है, तो आप सीधे-सीधे अमाउंट डाल के, क्योंकि अब सीधे आप अमाउंट डालेंगे और ऑटो कैलकुलेट आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, तो फिर आपका ये सेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम डिडक्शंस, अगर एटीसी में हमारी कोई भी डिडक्शन है, ठीक है? तो वो हम डालेंगे। 80 सीसीएच में है, एनी अदर डिडक्शन, क्योंकि सिंस हमने याद है न्यू रेज़ीम लिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन शो नहीं करेगा अदर देन दोज़ एप्लीकेबल इन न्यू रेज़ीम। अगर हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वापस से जाकर हम अगर ओल्ड रेज़ीम चूज़ करते हैं, तभी सिर्फ मुझे बाकी के डिडक्शंस की ऑप्शंस मिलेंगी। एटीसी भी आ गया देखो, जो आपका फेवरेट है एटीसी, 80 सीसीसी, 80 सीसीडी। अब ये सेक्शंस आप अगर समझना चाहते हैं डिटेल में, तो इसके लिए हमारा आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स का कोर्स है, जिसमें आप जॉइन करेंगे, तो आपको प्रॉपर एक-एक सेक्शंस को हम समझाते हैं कि इस सेक्शन में क्या डिडक्शंस लेनी है, क्या नहीं लेनी है, क्या डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जिसको आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से समझ के उन्हें मतलब रखना है। मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कहाँ से अमाउंट लेनी है, क्या अमाउंट एक्सक्लूड करनी है डेथ और क्या इंक्लूड करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें आप कोर्स के अंदर डिटेल्ड समझ सकते हैं। प्लस हर एक सेक्शंस 139(1), 139(4), सबसेक्शन 4 और आईटीआर यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझने को वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो आप कोर्स हमारा जॉइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको iicpa.in पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये कोर्सेज़ हैं, इन पे आप क्लिक करके कोर्सेज़ में जॉइन कर सकते हैं। कोई भी कोर्स जो भी आपको लगता है, अकाउंटिंग के अंदर हम टैली भी दे रहे हैं। कई लोगों की क्वेरीज़ थी कि भई टैली ईआरपी 9, भई टैली ईआरपी 9 ही क्यों? अगर आप अकाउंटिंग विद टैली हमारा वाला करते हो कोर्स,
इसके अंदर आप टैली ही नहीं, ठीक है, ERP 9 ही नहीं, हम इस तरीके से आपको अकाउंटिंग समझाएँगे कि आपके पास कोई और भी कोर्स आता है ना, तो वो भी आप आराम से समझ, मतलब सॉफ्टवेयर है, ज़ोहो हो गया, क्विकबुक हो गया एंड न्यूमरस ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, आप वहाँ भी अकाउंटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बिज़नेस की करना चाहते हो, तो बिज़नेस की भी कर सकते हो और किसी और क्लाइंट की भी करना चाहते हो, वो कर सकते हो या जॉब भी अगर आप कर रहे हो या आप जॉब लेना चाह रहे हो, तो ज़रूर आप इन कोर्सेज़ के थ्रू अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और अपना एनहांस करके को साइड बाय साइड बिज़नेस भी कर सकते हो या एक परफेक्ट जॉब भी एंड मतलब ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं टीडीएस, टीडीएस भी है हमारे इस पोर्टल पे, एक्सेल, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स का एक हमारे पास मास्टर कोर्स है। आप चाहो तो सिर्फ एक मास्टर कोर्स ज्वाइन करके भी आप इनकम टैक्स का सारी चीजें आईटीआर, कंप्यूटेशन, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन और आईटीआर फाइलिंग सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। बिजनेस की किस तरीके से होती है, इंडिविजुअल की किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट 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 समझाएंगे कि जैसे एचयूएफ क्या होता है, एओपी क्या होती है, बिजनेस ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और आर्टिफिशियल पर्संस क्या होते हैं, 87A की रिबेट क्या है और एचआरए एग्जाम्पशन कब क्लेम करनी है, कब नहीं करनी है, ठीक है, ओल्ड न्यू रिजीम्स क्या जितने भी मिथ्स हैं वो सारे क्लियरेंसेस, ठीक है, सब चीजें यहाँ पे आपको समझने को मिलेंगी और आप अपना खुद का भी अगर आईटीआर सेल्फ असेस करना चाहते हैं तो वो भी इस कोर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं ताकि यू कैन हैव अ अपडेशन की आगे मैं किस तरीके से अपनी आईटीआर को समझूं, ठीक है। बाकी अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो वी विल ऑलवेज प्रेफर कि प्लीज कनेक्ट विद द कंसल्टेंट्स एंड टेक अवर कंसल्टेंसी एंड उसके बेसिस पे आप कंसल्ट करके अगर कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादा बेटर है। पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप जॉब में जाना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए और भी बढ़िया है ये कोर्स। इसके बेसिस पे आप बिना कंसल्टेशन के भी आप डायरेक्टली जॉब ज्वाइन कर सकते हैं और आईटीआर के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप कोई से भी कोर्स अगर आप यहाँ पे जाएंगे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस में या जॉब में एनहेंसमेंट करें, ठीक है। आ जाते हैं फिर से, ये सारी डिडक्शंस तभी ऑन होंगी जब आपने ओल्ड रिसीव क्लिक कर रहा होगा, ठीक है। एटीजी डोनेशन, डोनेशन एक बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आईटीआर कैलकुलेशन में, कंप्यूटेशन में, तो इस पे बहुत ध्यान से और सावधानी से भरें। अगर आप 100% एलिजिबल है या 50% एलिजिबल है, वो सारी चीजें आप ध्यान से देखकर तभी फिल करें, ठीक है। आ जाते हैं फिर से, हम न्यू रिजीम में फाइल कर रहे थे क्योंकि इस बार कई जने जो हैं न्यू रिजीम में ही फाइल करेंगे, तो हम फिर से न्यू रिजीम को ही क्लिक कर लेते हैं। अगर हमने मतलब दोबारा अगर कोई ऑप्शन क्लिक किया है तो हमें दोबारा से कंफर्मेशन देना पड़ेगा क्योंकि देखिए इनकम चेंज हो जाएगी न्यू और ओल्ड के बेसिस पे, इसीलिए आपको ये ग्रॉस टोटल इनकम, जो ग्रॉस टोटल क्या होती है, सारी इनकम मिलाकर जो इनकम आती है वो ग्रॉस टोटल इनकम होती है, तो वो दोबारा से अप एंड डाउन हो सकती है इसीलिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंजेस आ जाते हैं। इसीलिए जब भी आप ऑप्शन क्लिक करेंगे ओल्ड या न्यू, तो ये हमेशा ही आपको दोबारा से कंफर्म करना है। आप ये ना सोचे फॉर्म नहीं चल रहा, दोबारा से कंफर्म करेंगे तो आपको नेविगेट करने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा न्यू रिजीम में कौन-कौन सी डिडक्शंस आपकी हैं, जो आप ले सकते हैं, वो सारी यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आपने कोई अग्निपथ स्कीम में दिया है, पेंशन स्कीम में दिया है, ये डिडक्शंस आपको एलिजिबल हैं और आप इनमें डाल सकते हैं या फिर एनी अदर डिडक्शंस जो कि लॉ के अंदर है और जिनका यहाँ पे नहीं दिया गया है, उसके लिए भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एक-एक करके ही करने का ऑप्शन आएगा, जैसे-जैसे आप इसको सेव करते जाएँगे, तो बाकी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टैक्स। अब ये क्या है? यहाँ पे हम एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपकी इनकम पे टैक्स बन रहा है कि नहीं, टीडीएस है कितना, ठीक है?
टैक्स पे कर सकते हो आप टीडीएस से भी। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सपोजिटली अगर आपने बैंक में कहीं एफडी करा रखी है तो आपने देखा होगा टैक्स काट लेते हैं, तो वही टीडीएस होता है। ठीक है। इसी तरीके से कई और वेन्यूज हैं जहां पे आपके टीडीएस डिडक्ट हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो या फिर आप कोई पॉलिसी मतलब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां भी डिडक्शंस होते हैं। इनकम जब भी आपकी जनरेट होगी तो उस पर हर जगह टीडीएस के नॉर्म्स है, तो टीडीएस डिडक्ट हो जाता है और वो डिडक्ट होने के बाद आपके यहाँ पे शो होने लग जाता है। ठीक है। अब अगर आपका सैलरी से डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पे आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कंसल्ट कि क्यों नहीं आ रहा है, और इसके लिए आपको डाउनलोड करने हैं EIS TIS और 26 अगर EIS TIS में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, अभी हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने टीडीएस रिटर्न फाइल ना की हो। डू नॉट डू हैप्पीजर्ट फाइलिंग्स, आपको रुकना है और जब तक यहाँ पे ना आ जाए, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कनेक्ट विद द कंसल्टेशन टीम और फिर वो आपको क्लियरेंस करवाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पे अगर सैलरी टीडीएस नहीं आ रहा तो आप क्या करें जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। ठीक है। आ जाइए अब टीडीएस अदर देन द सैलरी। जैसे मेरा देखिए, ये देखिए मैंने कहा था ना आ जाएगा, तो मेरा देखो बैंक से कटा हुआ है इंटरेस्ट, तो वो आ गया है यहाँ पे, तो वो पता चल रहा है यहाँ पे इतना मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है 13,848 रुपीज। ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से आपको भी अपनी सारी बैंक्स चेक कर लेनी है। बैंक में आप जाएं और वहां से टीडीएस सर्टिफिकेट जरूर लें, तो उससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि किन किन बैंक्स ने टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किए हैं, तो उन्होंने टीडीएस काटा है। जो नहीं इशू कर रही कहेंगे कि नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है। ठीक है। हालांकि कई बार ऐसे भी ग्लिचेस देखने को मिले हैं कि टीडीएस डिडक्ट हुआ लेकिन उन्होंने टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया, फिर कस्टमर ने कंप्लेन रेज किया बिकॉज ही वाज वेरी कंफर्म्ड कि भाई नहीं, मेरा तो टीडीएस डिडक्ट हुआ था क्योंकि मेरी एफडी है और ही हैड अ प्रूफ। ठीक है। वो उनकी ऑलरेडी जो इंटरेस्ट इनकम आई थी वो डिडक्ट करके आई थी बैंक में। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप कहीं बार ग्लिचेस भी होती है, बट 90% टाइम आपकी डेट में ऐसी ग्लिचेस बहुत ही मिनिमल है, लाइक 0.1%। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो कनेक्ट विद द कंसल्टेशन टीम, तो वो आपको समझाएगी कि किस तरीके से आपको गवर्नमेंट बैंक से आपको लेटर देके ये सारी चीजें क्लियरेंस मिल जाएंगी। ठीक है। सपोज कीजिए सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। ठीक है। अब और भी ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आपके अदर टीडीएस भी डिडक्ट होता है तो वो यहाँ पे आ जाता है। अब टीसीएस भी कटता है। टीसीएस क्या होता है? टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है। आप मिनिमल आप लैंग्वेज में समझ लीजिए कि टैक्स जो होता है कि गवर्नमेंट जो आपको पे कर रहा है, ठीक है, वही आपका टैक्स डिडक्ट करके आपको पेमेंट कर देता है। लेकिन एक होता है आप मतलब जो आपसे पेमेंट कलेक्ट कर रहा है वही टीडीएस कलेक्ट करके आपसे जमा करता है। ठीक है। तो बस फर्क कुछ नहीं है, वहां देने वाला कलेक्ट डिडक्ट करता है, यहाँ लेने वाला डिडक्ट करके जमा कर देता है। ठीक है। इस पे डिटेल्ड आप हमारी वीडियो भी कर सकते हैं और टीडीएस का हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें टीसीएस टीडीएस इन सब के जितने भी आपके फ्लॉ जो कंफ्यूजन्स हैं और जितने भी आपको समझ में नहीं आते वो सारी चीजें आप ज्वाइन करके समझ सकते हैं। ठीक है। एडवांस टैक्स अगर आपने कोई भी जमा किया है, मैंने कोई एडवांस टैक्स अभी जमा नहीं किया था तो इसीलिए यहाँ पे नहीं शो हो रहा। अगर होगा तो वो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं इसी तरीके से वो शो हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया कि इतना अमाउंट आपके पास पोर्टल की वॉलेट में है, जैसे कि आपकी पेटीएम वॉलेट, जैसे कि आपका अदर ई पोर्टल वॉलेट, कोई सा भी ई कॉमर्स वॉलेट, उन सब में पेमेंट जो पड़ी होती है उसी तरीके से यहाँ पे हमने जो अभी तक टोटल टैक्स जमा कर दिया डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वो ये है। अब मैंने कंफर्म कर दिया है। अब आ जाते हैं अब एक्चुअल टैक्स पे। अब मेरी टोटल इनकम बन रही थी इतनी, अगर किसी की और है तो उस पे टैक्स कंप्यूट होके आ जाएगा यहाँ पे टोटल इनकम पे कि भाई इतना टैक्स आ रहा है। यहीं पे ही वो दिखा देगा कि किस तरीके से टैक्स की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या क्या टैक्स लगे हैं। और रिबेट अगर दिया होगा तो गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे रिबेट दे देगी। ठीक है।
लेट्स गो बैक टू द ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मेरी सैलरी है, ठीक है, अभी मेरी सैलरी है सपोजिटली 13 lakhs, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद मेरे पास 12,25,000 का इनकम शो हो चुकी है मेरी। अब मैं कंफर्म कर दूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी दोबारा से, मुझे कंफर्म, देखो कंफर्म हट गए हैं, तो अब आपको डिडक्शंस पे भी वापस से क्लिक करके कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ग्रॉस टोटल इनकम मेजर है, अगर वो आपकी अनक्लिक हो जाती है तो आपको ये सारे ऑप्शंस दोबारा से क्लिक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये देखिए मेरी ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स अपने आप ही बन के आ गया है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स ऑलरेडी बन के आ गया कि मेरे 8 lakhs तक तो इतनी टैक्स लगा है, 8 lakhs से 12 lakhs तक मेरा 40,000 का टैक्स लगा है, और 12 लाख से 16 लाख तक इतना टैक्स लगा है। लगने के बाद रिबेट मुझे कुछ भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली रिबेट? तो रिबेट की वीडियो देखिए, ठीक है। रिबेट इसलिए नहीं मिली क्योंकि 12 लाख की ही एग्जाम्पशन लिमिट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, तो अल्टीमेटली मैंने क्या डाला था 13 lakhs, तो जो 25,000 का जो डिफरेंस आ गया ना, वही सारा गेम चेंज हो गया। 25,000 की वजह से मुझे इतना टैक्स लगा, और इसके बाद मेरी यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आ चुकी है। कोई और रिलीफ अगर क्लेम करना है, पर ये सारी रिलीफ्स मैं ये कहूंगी कि जब तक कि आप प्रोफेशनल नहीं है या कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते या हमारा कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहा, तब तक हम मना करेंगे इन रिलीफ्स को क्लिक करने से, क्योंकि ये सारी ही बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रिलीफ्स हैं, ठीक है। और इन्हें बिना किसी प्रूफ, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, प्लीज डू नॉट गो सच काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। वी नेवर हम कभी भी इस चीज को नहीं आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, और ना ही आपको ये कहते हैं कि भाई इन ये डिडक्शंस आप कोई भी बिना सोचे समझे ना डालें, क्योंकि आगे फिर आपके लिए बहुत ही चैलेंजेस आ सकते हैं। हमारी यही वार्निंग रहेगी आपके लिए, ठीक है। अब ये सारे लेने के बाद मेरे पास जो आ रहा है, अगर मेरा इंटरेस्ट बनता होगा तो देखिए ये 234A और 234B और 234C 3 तरह के इंटरेस्ट लगते हैं। तो जो जो इंटरेस्ट मेरा लगा वो ऑलरेडी मेरा आ गया यहाँ पे, और इसके बाद अगर मैंने कोई लेट कर दिया है तो मेरी फीस और पेनल्टी भी आएंगी 234F, ठीक है। तो ये सब ऑटो कैलकुलेशन हो चुका है। तो आज की डेट में ये कहना सही बात है कि आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल है और अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक ही सीमित है, ठीक है, तो फिर आप एक तरह से, मैं कहूंगी कि आप अगर सारे सेक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, ठीक है, और अगर आप ये सारे कर रहे हैं तो आप एक इंडिविजुअल अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट फिर भी कहूंगी कि अगर इनमें कहीं भी चैलेंज आता है, डू नॉट हेजिटेट, आप हेल्प लीजिए, कंसल्टेशन लीजिए और लेकर फाइल कीजिए, ज्यादा बेटर है। और अगर आप प्रैक्टिस में आना चाह रहे हैं, या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर आप कहीं अकाउंटेंट हैं और कंपनी में अपने आईटीआर कंप्यूटेशंस का भी काम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वी विल रेकमेंड कि आप जरूर से जरूर हमारा कोर्स ज्वाइन करें, और वहां से आप बेनिफिट ले, सारी चीजों को डिटेल्ड में समझे, और फिर आईटीआर कंप्यूटेशन जरूर करें, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब यही 25,000 ने पूरा गेम पलट दिया। नाउ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टैक्स। टैक्स है, टैक्स है, लेकिन एक्चुअल टैक्स नहीं है जो मुझे अब पे करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट है मेरे पास। अच्छा मेरे पास अदर इनकम भी है, मेरे पास अदर इनकम भी है, इसीलिए मेरी 12,96,000 हो रही है, ठीक है। अब लेट्स मेक इट टू 12 लाख ओनली।
ठीक है, 11,50,000, लेट्स मेक इट एग्जैक्ट 12 lakhs। ठीक है, अब यहाँ पे 1150 है, टोटल मेरी इनकम आ रही है 12,46,000। ये भी मेरी एक तरह से आप समझेंगे 12 लाख से ऊपर है। तो हम फर्दर देख लेते हैं एक बार और कम करके। एग्जैक्ट मेरा 12 लाख से 4,000 रुपए कम है। एग्जैक्ट 12 lakhs भी अगर किसी की, तो उसको भी मिल जाएगा रिबेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया सारा कुछ चेंज। मेरा टैक्स बना 59,646 का। ठीक है, यहाँ पे पूरी कंप्यूटेशन आई, लेकिन 87 है की रिबेट। जो डिपार्टमेंट ने कहा है अगर आपकी 12 लाख या 12 लाख से कम है नीचे इनकम है तो आपको रिबेट मिल जाएगी। तो ये रिबेट मिल गई है, इसकी वजह से मेरा कोई टैक्स नहीं बन रहा, और जो मेरा टीडीएस है वो मेरा रिफंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, टैक्स जीरो हो गया। टैक्स पेड मेरा इतना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब मैं जब यहाँ पे आऊंगी तो ये देखिए मेरी इनकम और ये मेरा टैक्स पेड इतना है। तो रिफंड के कॉलम में देखिए यहाँ पे मेरे पास 13,850। अब इसको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न अगर मैं क्लिक करूंगी तो मेरा सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बस अपनी डिटेल्स डालनी है, और ये डिटेल्स डालते ही जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे तो हमारी आईटीआर फाइल हो जाएगी। तो आईटीआर 1 में इतना ही है समझने के लिए, जो आप लोगों को समझना चाहिए आईटीआर फाइलिंग के लिए। अगर आपको और डेप्थ नॉलेज लेनी है तो फिर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। उस कोर्स में आपको डिटेल्ड समझ में आएगा, प्लस वहां पे प्रैक्टिकल्स भी है। जैसे कि अभी ये देखा आपने, ठीक है, ये तो देख लिया, बट क्या होता है कि किसी किसी को बिल्कुल जाकर टाइप करके और सारी चीजों को समझ के डिडक्शंस को करके तभी उसे थोड़ा सा अच्छे से अपडेट होता है कि भाई मैं क्या क्या करूं। ठीक है, जैसे कि कैसे भरूं डिडक्शंस, कहाँ पे हैं, तो जो छोटे छोटे जो माइनर ग्लिचेस आते हैं वो भी आपके क्लैरिटी से क्लियर हो जाएंगे। सो आप ज्वाइन करें आईआईसीपीए का इनकम टैक्स कोर्स। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे फॉर आईटीआर 2। अगर किसी की कोई भी क्वेरीज है आप सब मैसेज बॉक्स में मैसेज करें, और अगर कुछ भी आपकी क्वेरी रह गई है तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको हम रिप्लाई जरूर देंगे विद इन 24 आवर्स। कुछ लोग रह गए हमारे, बहुत ही सॉरी है आप सबसे। और अब आप बताइए किसको क्या क्वेरीज है वो अपने चैट बॉक्स में डालें, तो मैं उनका रिप्लाई भी अभी दूंगी। आप जिसे जिसे अनम्यूट करना है खुद को वो अनम्यूट कर सकता है, और जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो बोल भी सकते हैं। हालांकि चैट बॉक्स में हमारे पास आई हुई है ऑलरेडी क्वेरीज, लेट्स रीड देम। हाँ, ठीक है, आपने पर्सनल की हुई है। आईटीआर 1, बेटा आईटीआर 1 के लिए भी हमने पूरी वीडियो डाली हुई है, आप उसे देख सकते हो। उसमें क्या कौन कौन आईटीआर फाइल कर सकता है डिटेल में हमने समझाया हुआ है उसमें। ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है पोर्टल पे, और वहां पे डाउनलोड ऑप्शन है। डाउनलोड ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक यूटिलिटी होगी मतलब डाउनलोड, वहां उस यूटिलिटी को ऑन करेंगे तो जैसा हमने आपको आईटीआर का वो दिया था ना, आईटीआर का फॉर्म दिखाया था वही सेम फॉर्म है। ठीक है,
सेम फॉर्म है, उसमें डिटेल्स जैसे यहाँ पे पुट की वैसे ही वहां पुट कीजिए, बस एक वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक, आईआईसीपीए का कोर्स उसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है, उसमें सब कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन। बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो सिंगल कोर्सेज के लिए वैसे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स चल रहे हैं अभी, ठीक है? हमारा थर्ड बैच लॉन्च हो रहा है 22 से और ऑनलाइन ही है, क्योंकि ऑफलाइन वाले में बहुत लोगों की क्वेरीज है और ड्यू टू द टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि ऑनलाइन में टाइमिंग डिफरेंस मैच हो रहा है बट ऑफलाइन में नहीं हो पा रहा है, किसी को चाहिए आधे घंटे आगे पीछे, तो वो देखो ऑनलाइन में तो पॉसिबल हो जाता है बट ऑफलाइन में नहीं होता, तो इसीलिए आईआईसीपीए के सारे कोर्सेज अभी ऑनलाइन है और ऑनलाइन में भी बेटा हम लाइव ही पढ़ाते हैं, जैसे अभी ये लाइव है, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही लाइव है पूरा सेशन। प्लस अगर आप आईआईसीपीए पे ज्वाइन करोगे, जो काउंसलर्स हैं हमारे, उनसे कनेक्ट करोगे, तो आपको उसमें दिखाया जाएगा कि पोर्टल पे पूरा लाइव है। जिस तरीके से ये आईटीआर का पोर्टल लाइव है, इसी तरीके से हमारे पास भी अंदर में आईटीआर लाइव है, ठीक है? उसमें आपको पूरा लाइव दिखेगा कि पोर्टल पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कि एक-एक चीज़ें बार-बार डाल रहे हो, डिलीट कर रहे हो, वो सब कुछ पॉसिबल है उसके अंदर। और वो आप आराम से एन न्यूमरस ऑफ टाइम कीजिए, ठीक है? जैसे हमने लाइव क्लास लिया, आपको ये समझा दिया, वहाँ पे एक पोर्टल और है हमारे पास पर्सनल, जिसमें अभी आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई नाम हमारे डेमो बने हुए हैं, उनको आप बस डाल-डाल के बार-बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप आईटीआर फाइल करने में कहाँ फँस रहे हैं और उन सब से हमें क्लियर कराइए। आप हमसे क्वेरी करोगे, हम कराएँगे सारा क्लियर। तो उसमें अल्टीमेटली आपका क्या होगा कि आप बिल्कुल ऐसे ट्रेन्ड हो जाओगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप पर्सनल देखो, बहुत सीवियर सेक्शंस हैं, वो तो धीरे ही आएँगे, बट देखो एक बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएँगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है? हाँ, 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 हाँ। प्रैक्टिकल ज़रूर कर पाएँगे बेटा। गौरव जी, प्रैक्टिकल ज़रूर कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी तो आपने एक फ्रेमवर्क देख लिया। फ्रेमवर्क क्या होता है? एक स्ट्रक्चर, ठीक है? अब देखो स्ट्रक्चर को समझाना, अब यही चीज़ मैं 90 आवर्स में कंप्लीट करूँगी, ठीक है? और यही चीज़ मैं 1.5 घंटे में कर रही हूँ कवर, तो आप भी समझ सकते हो कि फाउंडेशंस होती है 1.5 घंटे में हर एक सेक्शन को, देखो जब तक आपको प्रॉपरली डिटेल में ना समझाऊँ, ठीक है? तो वो आपको फिर क्लियरेंस नहीं मिलेगी, ठीक है? वो आपको समझ गया एटीसी, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एटीसी बहुत पॉपुलर सेक्शन है, लेकिन क्या है कि उसके क्रक्स नहीं मालूम कि कौन-कौन से हैं, सब क्या जानते हैं पीएफ है तो एटीसी है। एफडी है तो एटीसी नहीं, ऐसा नहीं है। एटीसी में बहुत लंबी सेक्शंस की लिस्ट है, बहुत सारी आइटिनरी है जिसको आपको समझना है कि कौन-कौन सी ऐसी डिपॉज़िट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है? पेमेंट्स हैं, जिनके बेसिस पे आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इवन बिना कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी ट्यूशन फीसेस बहुत पॉपुलर है। तो पॉपुलर चीज़ें तो आपको पता होती हैं, अनपॉपुलर चीज़ें नहीं पता होती, तो वो डिटेल में आप समझोगे। फिर उसमें भी आपको क्या करते हैं लोग, ट्यूशन फीस लिया, स्कूल की पूरी स्लिप की पेमेंट डाल दी, तो वो नहीं करना। अब क्या-क्या चीज़ें नहीं करना वो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट अब नोटिसेस एआई के बेसिस पे दे रहा है और एआई कितना फास्ट है आप सब जानते हैं। अब एआई के बेसिस पे अगर आपको नोटिस आ रहा है तो हर छोटी सी छोटी गलती आपकी अंडर द आई है ऑफ डिपार्टमेंट। तो इसीलिए आपको बहुत ही संभल के आईटीआर फाइल करना है। लास्ट ईयर कई लोगों ने डेमो देख लिया ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं बात मानी उनके पक्का हमने जो डायग्नोस किया था ठीक उसी समय के अंदर उनके नोटिसेस आ गए थे। कारण क्योंकि देखकर गलतियां समझ में आ जाती हैं। देखो पहले एआई नहीं था तो बहुत धीरे-धीरे होता था। अब एआई है तो अब नोटिसेस भी बहुत फास्ट हो गए हैं। ठीक है? क्योंकि डिपार्टमेंट वो एरर्स इन मिनट्स काउंट कर लेता है, मिलियंस के। तो जब मिलियंस के काउंट कर रहा है तो वो चीज़ आप समझ सकते हो कि कितना फास्ट है और सारी चीज़ें कितनी अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? तो इसीलिए सारे सेक्शंस आपको डिटेल में समझाए जाएँगे। आप एक समझ लीजिए ओवर द एवरेज एक मेजर लेवल तक आप आईटीआर फाइल कर पाएँगे और खुद की ही नहीं आगे किसी और की भी सबकी कर सकते हैं। बट क्या
कहूँगी कि कुछ-कुछ सेक्शंस ऐसा है, वो आप ज़रूर हमसे कनेक्ट होते रहें, तो अगर कभी कोई चेंजेस भी हैं, तो आप हमसे कनेक्ट होंगे, तो वो भी हम क्लियर करा देंगे आपके। ठीक है? तो आपका जो क्वेश्चन था गौरव जी कि प्रैक्टिकली फाइल कर सकते हैं कि नहीं? येस, प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छी तरीके से फाइल करोगे। इवन समझा के फाइल कराओगे सामने वाले को कि भई इसके लिए फाइल कर रहा हूँ, ऐसे ये चीज़ें यूँ नहीं कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ आप समझ जाओगे। बेटा गलत तो पहली बात तो मैं कहूँगी कि आज की डेट में देखो रिवाइज़्ड आईटीआर है, बट ओनली टिल 31st मार्च इसकी भी डेट्स चेंज होती रहती है। 31st मार्च कौन-सी? जो 2027 की आएगी, ठीक है? लेकिन क्या है कि वो गलतियाँ कुछ ही हद तक सही होती हैं, तो क्योंकि डिपार्टमेंट ने अब आईटीआर्स को बिल्कुल स्पेसिफिकली डिवाइड कर दिया है, तो गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही है आप सबसे कि आप गलती करोगे। ठीक है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोर्स को प्रॉपरली समझ लो। अगर आपको आईटीआर फाइलिंग का करना है, अपनी जॉब में, अपना लोगों का, तो फिर कोर्स करके करो। ये तो आपने वेबिनार अटेंड किया, बहुत ही बढ़िया किया। एटलीस्ट आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि भई क्या-क्या भरना है, कैसे भरना है। ठीक है? इवन आपकी निल आईटीआर भी है, तो भी मैं कहूँगी कि कोर्स करके अगर आप करेंगे, तो ज़्यादा बेटर है। बेटा सबके कोर्सेज़ के आवर्स अलग-अलग हैं, तन्वी, ठीक है? हाय हाँ, कोर्सेज़ के आवर्स सबके अलग-अलग है बेटा। जैसे सपोज़ करो अगर कोई छोटा कोर्स है तो वो 30-60 आवर्स मिनिमम है, ठीक है? सबके और अगर कोई कॉम्बो कोर्स है तो वो 90 आवर्स से भी अबव चला जाता है। मतलब 3 टू 6 मंथ्स के कोर्स हैं ये प्रॉपर। इनमें आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाई जाएगी, धीरे-धीरे समझाई जाएगी, ताकि जो है कि आप उसको ग्रैब करो, ठीक है? अभी जो हमारा फर्स्ट सेशन निकला था, हमने बहुत पेस में स्टार्ट किया था। हालाँकि मेरी स्पीड भी पे ज़्यादा ही है, सब कहते हैं कि मैडम थोड़ा और धीरे-धीरे समझाओ, ठीक है? तो बहुत ही तेज़-तेज़ हमने समझाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं और थोड़ा धीरे करके समझाओ, तो इसीलिए हमारा वो एक्सटेंड हो चुका है ऑलरेडी। सितंबर तक हमारा कोर्स जा रहा है, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स हो जाएँगे, उनको आराम से वो फुल कोर्स ले रखे हैं उन जिन्होंने, उनको 9 मंथ्स हो रहे हैं। तो आराम से वो सीख रहे हैं, दे आर फाइन विद इट क्योंकि उनको बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशनल बन के निकलना है यहाँ से। अ फ्रीलांसिंग बेटा हमारे यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? अगर आप में हमने टैली देखा और अगर आप प्रॉपरली अच्छे से प्रैक्टिकली टैक्स वाइज़ नॉर्म्स फाइल कर रहे हैं, हमारे अदर कोर्सेज़ भी अगर आपने लिए हैं, तो आप जो-जो कोर्स लेंगे उससे रिलेटेड काम ज़रूर हम फ्रीलांसिंग भी दे रहे हैं। हमारी एक और ऑर्गनाइज़ेशन है टैक्स स्क्वायर, वो ऑलरेडी उसके पास काम रहता है, तो हम फ्रीलांसर ऐड करते रहते हैं। तो आप उस पोर्टल पे हम उन्हीं लोगों को ऐड करें। देखो वैसे तो प्रोफेशनल्स ऐड होते हैं हमारे साथ, लेकिन अगर किसी ने हमारी प्रोफेशनल डिग्री वाला कोर्स कर रखा है, सीसीए लेवल 1 या सीसीए लेवल 2, ठीक है? तो वो भी अपॉर्च्युनिटी हम उन्हें भी ग्रांट कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ फ्रीलांसिंग के लिए जॉइन हो सकते हैं और अभी हम ऑलरेडी ऐसे कुछ बच्चों को हमने डिफाइन कर लिया है टैलेंटेड को, हम उनको ऑलरेडी पहले कवर होने से पहले ही आईटीआर के काम क्योंकि बिज़ी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो अब हमारे पास वैसी क्वेरीज़ बहुत हैं, तो हम उन्हें फ्रीलांसिंग पे घर वर्क फ्रॉम होम भी ग्रांट कर रहे हैं। बट अभी थोड़ा-थोड़ा दे रहे हैं क्योंकि जब कोई बंदा कन्फर्म्ड हो जाएगा कि हाँ, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, वो अच्छे से कर पा रहा है, तो फिर हम उसको और काम देते जाएँगे। हाँ, करियर का हमारे पास एक प्रोफ़ेशनल बहुत ही ज़्यादा दिलीप बहुत ही दिलीप थैंक वेलकम बेटा और बहुत सारे जो है ना, हमारे पास ऐसा हमने कोर्स फ्री भी रखा हुआ है, फुल कोर्स जो जॉइन करता है, कि आप अपने करियर को कैसे डेवलप करें। इंडिया में ना पता है बहुत पता है बहुत ज़्यादा ईगरनेस है वर्क करने की, बट जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है ना, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ को फ़ॉलो करोगे, तो वो बच्चे 10 या 12 साल के बाद ही ना ग्रूम होना स्टार्ट हो जाते हैं कि भई मुझे क्या करना है। पार्ट टाइम काम करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही उनका 12th क्लियर होता है, वो ऑलरेडी किसी जॉब के लिए परफेक्ट जॉब के लिए आगे बढ़ते हैं। प्लस जॉब के साथ-साथ वो ऐसे कई डिप्लोमा कोर्सेज़ करते हैं, जिनसे उनको एनहांसमेंट और ग्रूमिंग मिले। ठीक है? तो इसीलिए
इंडिया में क्या होता है, इंडिया में बंदा कहता है कि नहीं भाई मैं डिग्री ले लेता हूँ फिर जॉब करता हूँ। डिग्री लेना है तो है ही, बिना डिग्री के देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी एक कवरिंग जो लेटर होता है ना, वो डिग्री है। बट कवरिंग लेटर के अंदर के जो पेपर्स है ना, वो एक्सपीरियंस और आपका एनहेंसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सब शब्द नहीं है। ये सब जैसे-जैसे आप समझते जाओगे, वैसे-वैसे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे ही बंदा किसी जॉब पे जाता है ना, अगर आपका स्किल डेवलप्ड है, ठीक है? तो आप 4 चीज़ें वैसे ही बता दोगे। अगर सपोज़ करो क्वेश्चन क्या आएगा, जॉब लेने जाओगे तो, यही तो आएँगे कि भई आपने कहाँ काम किया? तो आप बता दोगे भई नहीं काम किया, डन। फिर वो पूछेगा कि आपको आईटीआर के बारे में मालूम है? यस। आपको टीडीएस के बारे में मालूम है? यस। टीडीएस, टीसीएस हाँ, मालूम है। अकाउंटिंग कैसे करते हैं? कोई और सॉफ्टवेयर खोल के दे दिया। अगर आप अकाउंटिंग प्रॉपरली समझ चुके होंगे, ठीक है? तो आप प्रॉपरली उसको कर पाओगे। चाहे कोई-सा भी आपको पोर्टल मिले। कोई-सा भी, क्योंकि सारे पोर्टल्स ईज़ी ही हैं। बस क्या है कि अगर आपने सिर्फ F1, F2 सीखा है ना, तो फिर आप सिर्फ टैली पे अटक के रह जाओगे। अगर आपने बेस लेवल से एंट्री, डेबिट, क्रेडिट, प्लस, माइनस, ठीक है? और अकाउंटिंग के रूल्स, हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल्स, अगर ये सारा चीज़ सीख लिया ना प्रॉपरली, ये शब्द बहुत ईज़ी है। सब कहते हैं कि यार अकाउंटिंग क्या है? हमें तो आता है। आता है, नो डाउट आता है आप सबको। लेकिन क्या है, परफेक्टली उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्यों किया? तो क्यों पूछ रहे हो भई? क्यों पूछ रहे हो? कारण तो यही है ना कि आपको बेस से समझ नहीं आया। और बेस क्लियर हो जाएगा तो आप कितने भी पोर्टल्स पे आप कर लीजिए अकाउंटिंग। हमें तो देखिए हमने प्रैक्टिस की 4 एंड हाफ इयर्स एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे आज तक कोई पोर्टल दे दीजिए, एक भी पोर्टल ऐसा नहीं होगा जिसपे मैं आपको खरी ना उतर के दिखा दूँ कि भई ये पोर्टल मैंने आज तक नहीं देखा होगा, आप फर्स्ट बना के ले आओ, फिर भी मैं आपको उसको करा के दिखा दूँगी कि इसमें अकाउंटिंग इस तरीके से होगी। ठीक है? तो वो कारण क्या है? मुझे अकाउंटिंग आती है ना, बेस से क्लियर है कि क्या करना है, क्या करना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ है। अगर किसी को अनम्यूट करना है, कुछ बोलना है, तो वो ज़रूर कर सकते हैं और अगर किसी को कुछ एरर आ रही है, तो वो ज़रूर मुझे बताएँ मैसेज में, तो हम अभी रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? आज के लिए और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर अगर किसी का रह भी गया है, सोच लो और मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा आईआईसीपीए सीपीए के पोर्टल पे, तो वहाँ पे आपको क्वेरी रिज़ॉल्वमेंट के लिए तुरंत कॉल आ जाएगी। ठीक है? विदिन 24 आवर्स। होप आप सबको सेशंस अच्छे लगे हों। तो आप सब ज़रूर हमारे लिए रिव्यूज़ डालिएगा और जी मैसेज आ रहे हैं। हाँ, हाँ, वेलकम, वेलकम। हुँ, ठीक है। ओके एवरीवन, सो वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ अवर आईटीआर 2। तो अगली बार से थोड़ा और जल्दी आ जाए सब, थोड़ा तो टाइम का रहता ही है, 15-20 मिनट, आधा घंटा आगे-पीछे रहेगा ही। हमने बहुत वेट किया सबका, है ना? अगली बार अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्वेरीज़ आईआईसीपीए पे हैं और वो शायद जॉब पे हैं, तो इसलिए आज कुछ ग्लिचेस थे, उनके मैसेजेस आ गए हैं, जॉइन नहीं कर पाए। नो वरीज़ बेटा, इसका रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए यूट्यूब पे आ जाएगा, आप ज़रूर उसे देख लें और ज़रूर जॉइन करें वहाँ पे और अगर कोई क्वेरी रहती भी है यूट्यूब सेशन को देखने के बाद, आप ज़रूर मैसेज कर दें, तो आपकी क्लियर क्वेरी ज़रूर होगी। ठीक है? थैंक यू एवरीवन। बाय।